हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स का आखिरी और तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन और डीएनए के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पिछले दो पार्ट्स में डिस्कस किया था कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं और डाई और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन्स, विटामिन और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लिंक इसकी पीडीएफ चाहिए है तो मेरी लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं chemistryedge.com में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हुई है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन ही एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो ज्यादातर पूछा जाता है एज कंपेयर टू विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स को थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन में है कि जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं या डाइट में लेते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ के लिए हमारे प्रोटीन्स जरूरी होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी बायोलॉजिकली एक्टिविटीज हो रही है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जितने प्रोटीन्स होते हैं दे आर अल्फा एमिनो एसिड्स, और जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब लोग देखते हैं कि हम इसमें हमारा एमिनो एसिड पाया जाता है, तो अमीनो एसिड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स हमारे दो कंपाउंड्स हमारे होते हैं जिसमें हमारे दो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। एक होता है अमीनो, ठीक है, NH2, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे दो फंक्शनल ग्रुप हमारे एमिनो एसिड्स में होते हैं। ठीक है, इनको हमने बेसिकली इनके रिलेटिव पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो सिर्फ अल्फा हमारा तीसरी पॉइंट ये है कि ओनली अल्फा अमीनो एसिड ऑपरेट ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स बनता है। ठीक है, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, RCH, COOH और NH2। ठीक है, तो ये जो पोजीशन ऑफ NH2 एंड COOH है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड, इसलिए हम लोग इनको यहाँ पर ऊपर बोल रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे NH2 लगाया और यहाँ पर हमारा COH लगा हुआ है, एक टाइप अल्काइल ग्रुप है और एक टाइप हमारा क्या है, H। ठीक है, अब जो हमारा अमीनो एसिड्स होता है वो डिपेंड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, जैसे हमारा एसिडिक हमारा COH हमारा क्या है, एसिड्स है। ठीक है, तो इसके रिलेटिव पोजीशन के इसमें अगर हमारा अमीनो एसिड्स हमारा ज्यादा है तो इसका अमीनो एसिड्स हमारे कम है, और कार्बोक्सिलिक हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह अगर अमीनो एसिड्स हमारे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अमीनो एसिड है वो हमारा बेसिक हो जाएगा। इसी तरह हम लोग न्यूट्रल की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट थे अमीनो एसिड्स के। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सीबीएसई में बहुत आता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बता दो। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे ऑब्टेन करते हैं हम लोग डाइट से। ठीक है, जो हमारी जो डाइट होती है, हम लोग खाना लेते हैं, उससे हम लोग अमीनो एसिड्स को लेते हैं। जैसे हमारा वेलिन हमारा हो गया अमीनो एसिड, हिस्टाडीन हो गया और एक हमारा लाइसिन हो गया। ठीक है, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल होते हैं और हम लोग डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे खुद की बॉडी में बनते हैं ड्यू टू हमारे कई बायोकेमिकल हमारी रिएक्शंस होती हैं, जिसके कारण ये खुद पे अपने आप बनते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, जलीय अमीनो एसिड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और पानी में हमारे क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं। जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ये हमारा ज्यूटेराइन बना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब हम इसको पानी में हम लोग बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ज्यूटेराइन बनता है। ठीक है, जैसा हमारे पास अमीनो एसिड है RCH NH2COOH। ठीक है, तो इसको जब हम लोग पानी में मिलाएंगे तो एक तरफ से हमारा रिवर्सिबल कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यूटेराइन, जिसमें हमारा ये जो H है
H प्लस यहाँ से लूज होगा, O माइनस आएगा और ये H प्लस यहाँ जाके अटैक करेगा और यहाँ पर बना देगा NH3 प्लस। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन या फिर एक तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसलिए इसको ज्यूटर आयन हमारा एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड भी होता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ज्यूटर आयन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कि क्या है, न्यूट्रल है। तो हमारा ज्यूटर आयन जो है वो हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड को जो हम पानी में डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ज्यूटर आयन बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं, ये है ज्यूटर आयन हमारा न्यूट्रल में होता है और हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर भी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर्स हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से अटैच करते हैं बाई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यानी या फिर पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, जैसे हमारा NH2 है, CH2 है और ये हमारा है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड CONH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और इसके साथ हमारा CH है, CH3 और COOH। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये हमारा क्या बन गया N और ये हमारा बन गया H। ठीक है, ये एक टेस्ट बहुत इसमें आता है इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरेट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्यूरेट टेस्ट हमारा वही कंपाउंड देंगे जिनके पास NOH ग्रुप होगा। ठीक है, ये ब्यूरेट टेस्ट हमारे वही कंपाउंड देंगे जिसके पास CONH ग्रुप होगा। ठीक है, तो यही ज्यादातर AIT JEE में पूछ लिया जाता है कि हमारे कौन से कंपाउंड होंगे जो ब्यूरेट टेस्ट देंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होगा यानी कि CONH ग्रुप होगा तो वो हमारे क्या है, ब्यूरेट टेस्ट देंगे। ठीक है, इसके साथ ही इंसुलिन जो हमारे पास होता है, इंसुलिन जो हम लोग बॉडी में देते हैं उसमें हमारे 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम लोग जब अमीनो एसिड के साथ मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं डाई पेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड। इसी तरह हम लोग जो हमारा तीसरा अमीनो एसिड है इसको डाइपेप्टाइड के साथ हम लोग मिलाएंगे तो हमारा क्या बचाएगा, ट्राइपेप्टाइड। ऐसे करती हमारी लॉन्ग चेन कंपाउंड बनती रहेगी, टेट्रा बनेगी, इसके बाद पेंटा बनेगी, ऐसे करके हमारी पेप्टाइड बॉन्ड हमारी बॉन्ड बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसी अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे प्रोटीन है उनका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप, किस तरह के हमारा मॉलिक्यूलर शेप होता है उसके बेस पे हमारे दो उसमें हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है हमारा फाइब्रस और दूसरा हमारा होता है ग्लूबस। ठीक है, ये CBSE में बहुत आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलस प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल are held together by hydrogen and disulfide bond fiber structure obtained। ठीक है, जैसे मान लो पॉलीपेप्टाइड हमारी लंबी चेन कंपाउंड है और वो हमारे एक दूसरे से बंधी है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो हमारे क्या होगा, फाइबर टाइप स्ट्रक्चर हमारा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेंगे, कर्टेन हमारा एग्जांपल इसका होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं ग्लूबस प्रोटीन। ठीक है, they are formed when chain of polypeptide coil। ठीक है, polypeptide coil है अराउंड gives a spherical shape। ये हमारा अगर कोई भी हमारा spherical shape देगा और वो हमारा पानी में soluble है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूबस प्रोटीन। ठीक है, और ग्लूबस प्रोटीन का एग्जांपल हमारा होता है एल्यूमिनस और इंसुलिन। ठीक है, ये दोनों ही हमारे एग्जांपल होते हैं हमारे ग्लूबस प्रोटीन के। ठीक है, अब इसमें हमारा 4 लेवल में डिवाइड होता है, हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और हमारा क्वाटरनरी, हमारे 4 टाइप में स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, तो पहला हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वन एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी लिंक्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से हमारा क्या होगा, एक या एक से ज्यादा हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में लगे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक दूसरे से हमारे बंधे होंगे ये पॉलीपेप्टाइड चेन में एक सीक्वेंस में। ठीक है, ऐसे एक सीक्वेंस होगा, उसी में हमारे जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होगी। अब सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में क्या होता है, सेफ इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। ठीक है, एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी एग्जिस्ट करती है और इसमें हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटनेट शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO। ठीक है, CO कार्बोनिल ग्रुप के और NH ग्रुप के बीच में हमारी क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन CO और NH ग्रुप के कारण ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सबको स्ट्रक्चर अभी हम नीचे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या बनता है, फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम और फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर।
जनरली हमारे मेन फोर्स हमारे होते हैं जो हमारे स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा डाइसल्फाइड लिंकेज, तीसरा होता है वंडर वॉल फोर्स और चौथा होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चार हमारे फोर्स होते हैं जो हमारे स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा क्वांटिनरी स्ट्रक्चर, जो एक तरफ से 3D स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, एक तरफ से हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा 2 या 2 से ज्यादा हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी होगी। ठीक है, तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक लॉन्ग सीक्वेंस है हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा बनता है एक तरफ से क्वाइल स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारा क्वाइल भी होगा और हमारे कई तरह के बॉन्ड से हमारे ये बंधे होंगे, तो ये हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर है। और क्वाड्रेंरी में हमारा लंबी चेन कंपाउंड बनेगी और 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ये अभी तक ये हमारे सारे के सारे क्या थे, 2D स्ट्रक्चर थे, लेकिन ये हमारा क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 1 2 3 प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हमारा 2D है और ये हमारा क्वाड्रेंरी हमारा क्या हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर थे हमारे पॉलीपेप्टाइड हमारे प्रोटीन्स के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और हमारी क्वाड्रेंरी स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, ठीक है, हम शुरू करते हैं डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यही बहुत पूछा जाता है कि डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स क्या होती हैं, सीबीएसई का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब भी प्रोटीन जो हमारा नेटिव स्टेट में है उसमें हम कुछ फिजिकल चेंज करेंगे। ठीक है, कोई भी हम लोग फिजिकल चेंज करेंगे, यानी कि हमने टेम्परेचर में चेंज किया या फिर हम लोगों ने उसे केमिकल चेंज किया बाय चेंजिंग इट्स पीएच मान लो। ठीक है, तो हमने कोई भी हमें प्रोटीन है उसका हमने कोई भी फिजिकल चेंज किया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया, या फिर हम लोगों ने केमिकल चेंज किया यानी कि पीएच उसका बढ़ाया घटाया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे और हमारा जो प्रोटीन होगा वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा। ठीक है, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज करेगा बाय changing the physical state of the protein by changing its temperature और by chemical change। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वो डिस्टर्ब होगा तो हमारी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा अनइफेक्टेड रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमारा अनइफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी टर्शियरी और प्राइमरी हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आता है कि हमारा डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन में हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर अनइफेक्टेड होता है कि हमारा, और बाकी का हमारा अनइफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि वो हमारा स्ट्रक्चर लूज कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोगुलेशन ऑफ व्हाइट एग। ठीक है, व्हाइट एग का हमारा कोगुलेशन हो जाएगा बॉइलिंग करने पर, और दूसरा होगा मिल्क में हम लोग कैसे कर्डिंग करते हैं, वो इसी का एग्जांपल है। ठीक है, मिल्क हमारा कैसे कर्ड बनता है, जैसे हम लोग दूध में अगर हम लोग नींबू मिला ले तो क्या हमारा कर्ड बन जाता है, तो क्या होगा, एक तरफ से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हम लोग दूसरी चीज देते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन आर अकर्स विद सम बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो हमारे बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, उसके कारण हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है मेनली हमारी बॉडी में, उनको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है उनके बारे में आपको याद रखना है। एक तो हमारा ये मेल्टोज है। ठीक है, मेल्टोज का हमारा क्या, मेल्टोज को हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा एंजाइम यूज करेंगे मेल्टास। ठीक है, तो एक तो हो गया मेल्टोज का। ठीक है, दूसरा हमारा सुक्रोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, तो उसमें हम लोग मेनली लेते हैं हम लोग जाइनामस। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे कई एंजाइम्स है, बायो एंजाइम्स है, जिसको हम लोग यूज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं विटामिन क्या होता है। तो विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट में टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, कुछ हमारे स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शनिंग करें फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की हेल्थ के लिए और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूरी होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं विटामिन। ठीक है, अब विटामिन को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं एज अ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं। फैट सॉल्युबल जो हमारे फैट हमारे यानी कि ऑयल्स में हमारे सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, अब ये हमारे विटामिन कौन से होते हैं, ए डी के है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दूसरा होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। ठीक है, पानी में घुल जाए। ठीक है, तो विटामिन हमारे बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, पानी में घुल जाते हैं हमारे विटामिन बी और सी। ठीक है, हम लोग विटामिन के अकॉर्डिंग हम लोग डिजीज को देखते हैं, तो पहला आता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए एक तरफ से हमारे आंखों के लिए जरूरी होता है, अगर इसकी कमी होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, जीरोथैल्मिया हो जाएगा या फिर हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे दो हमारे डिसीज होते हैं ड्यू टू विटामिन ए के कारण। ठीक है, विटामिन ए के कारण।
दूसरा हमारा आता है विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 का हमारा एक तरफ से इसका नेम होता है थायमीन, ठीक है। और जो हमारा इसका डिसीज होता है वो हमारा होता है बेरी, ठीक है। इसकी कमी से हमारा कौन सा डिसीज होगा, बेरी। दूसरा आता है हमारा विटामिन B2, इसका जो हमारा केमिकल नेम होगा इसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन, ठीक है। और इसकी कमी से हमारा क्या होता है, चिलोसिस, ठीक है। चिलोसिस हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ, हमारे माउथ के बीच में थोड़ी सी फिशिंग हो जाए हमारा माउथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू कमी हो गई है हमारी विटामिन B2 की। विटामिन B12 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा B12 सप्लीमेंट हम लोग अदर से लेते हैं, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद आते हैं विटामिन C। विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जनरली हमारा सिट्रिक एसिड भी होता है, हमारे रिंग में पाया जाता है। इसी कमी से हमारा क्या होता है, स्कर्वी हो जाएगा, यानी कि हमारे जो गम्स है उससे हमारे खून निकलने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हमारा क्या हो जाएगा, रिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। जनरली हमारे बॉडी के जो लेग्स है कुछ इस तरह से हमारे मुड़ जाएंगे, बैंड हो जाते हैं हमारे लेग्स जो है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, हमारा इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी, जो हमारे आरबीसी काउंट है उनकी जो फ्रेगिलिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। और लास्ट में आता है हमारा विटामिन के की कमी से हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग, हमारा टाइम हमारा क्या होगा, थक्के जमेंगे, उनका टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं विटामिन, और उनकी कमी के कारण कौन से हमारे डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आते हैं अपने आखिरी और इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, हमारे जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स में ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, ठीक है। जो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे जो पेरेंटल हमको मिल रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो हमारे न्यूक्लियस, सेल की न्यूक्लियस में हमारे कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी में, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स ही बोलते हैं। जनरली वो मेड हमारे बनते हैं प्रोटीन से और कुछ अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम्स हमारे किससे बनेंगे, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ से बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमारे एक तो बनते हैं प्रोटीन से और एक बनते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो दो तरह के हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, पहला हमारा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जनरली हमारे लॉन्ग चेन पॉलीमर होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स पूछ लिया जाता है क्या होते हैं हमारे, तो ये होता है न्यूक्लिक लॉन्ग चेन कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम लोग आरएनए और डीएनए की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है हमको मिलता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, और हमारा एक तरह से हमारा बेस मिलता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो पहला हमारा होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हमारे कंपाउंड देखना है, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए में हमारा होता है बीटा डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें होता है बीटा डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऊपर वाले में होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और तीसरे दूसरे में हमारा होता है बीटा डी राइबोस एसिड, राइबोस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, बेस का हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए में हमारा एक बेस होगा एडेनिन, दूसरा होगा गायनिन, दूसरा होगा साइटोसिन, और दूसरा होगा हमारा थायमिन, ठीक है। लेकिन जो हमारा आरएनए होगा उसमें हमारे ऊपर के तीन जो हैं वो हमारे सेम होंगे, ठीक है, एडेनिन, गायनिन, साइटोसिन। लेकिन हमारा चौथा हमारा है वो हमारा चेंज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेसिल, ठीक है। चौथा हमारा जो बेस होगा वो हमारा डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है हमारे डीएनए और आरएनए में, जो हमारा चौथा जो हमारा बेस होता है वो हमारा डिफर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जनरली हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में और एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स। पहला होगा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो OH ग्रुप हमारा अटैच होगा 5th पोजीशन पे इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा हमारा क्या होगा न्यूक्लियोटाइड्स में हमारा जो क्या होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंक, ठीक है, PO4 माइनस हमारा अटैच होगा P5 पोजीशन पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोसाइड्स बनाना है तो हमारा क्या है, OH ग्रुप हमारा अगर इसमें लगा हुआ है 5वीं पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर हमारा 5वीं पोजीशन पे, ये हमारा 5वीं पोजीशन है, ठीक है, 5वीं पोजीशन का कार्बन है, इसके साथ हमारा लगेगा PO4-2, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसी तरह हमारा आरएनए को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड भी कर रखा है, जिसमें हम लोग बोलते हैं mRNA, आरएनए और tRNA, ठीक है। तो एक को बोलते हैं हम मैसेंजर आरएनए, एक को बोलते हैं हम लोग राइबोसोम आरएनए, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्म थे आरएनए के। इसमें ज्यादातर हमारे मेनली स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं और बेस पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कम आएंगे लेकिन बेस ज्यादातर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बेस हमारा आरएनए या डीएनए में नहीं होता है,
ठीक है। तो इसी तरह हमने एनसीईआरटी का पार्ट 3 कंप्लीट करने के साथ ही हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स हमारा ही खत्म हो गया। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो फिर से एक्सप्लेन करूँ और उस पर अच्छे से वीडियो बनाऊं। तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। आज के सेशन के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन से हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।